अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा व तालिबात, हम आपके सामने रेगुलर सीटेट के क्लासेस पर बात करते हैं। यानी आपके सीटेट की प्रिपरेशन बेहतर हो सके उसके लिए हम प्रयासरत हैं, कोशिश कर रहे हैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की, ताकि इतने दिनों में आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जब हम आपके सामने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें तो उस वक्त आपको किसी तरह की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। हर क्वेश्चन के आपको तर्क मालूम हो सकें, आप बता सकें कि इसमें क्या लॉजिक है, किसकी वजह से ये ऑप्शन जो है चुना जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो वहां पर आपके लिए ये क्लासें बहुत मुफीद होंगी। उस वक्त आपको यहां पर दोबारा से देखने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप बेहतर मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप हमारे इस क्लास को जरूर देखें, इस क्लास में जरूर शामिल हों। प्रीवियस के जो क्लासेस हो चुके हैं उन क्लासेस को देखने के बाद आप के अंदर एक तब्दीली महसूस होगी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता हुआ मालूम हो सकेगा। तो हम आज आपके सामने एक अहम टॉपिक पर बात करने के लिए आज की क्लास में हाजिर हुए हैं, और वो टॉपिक है जुबान की तदरीस के मसाइल। यानी जो लैंग्वेज टीचिंग है उसमें कुछ चैलेंजेस है, उसमें कुछ मसाइल हैं, उसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम यहाँ पर समझेंगे, देखेंगे। यानी चैलेंजेस ऑफ द टीचिंग लैंग्वेज, ये इंपॉर्टेंट है। इसको आप अगर समझ जाते हैं तो आपकी बहुत सारी बातें यानी बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप ये जानते हैं कि जब किसी माशरे में दो जुबानें बोली जाती हैं या दो से ज्यादा जुबानें बोली जाती हैं, लैंग्वेज यानी भाषाओं का प्रयोग होता है, इस्तेमाल होता है, तो उसे ही जू लिसानियत कहते हैं, उसे ही सह लिसानी कहते हैं। या फिर ये भी आपके सामने जैसे कहा कि दो जुबानों से ज्यादा अगर हम किसी माशरे में बोलते हैं तो उस समाज की उस खासियत को ही कसीर लिसानियत कहते हैं। और इस तरह की चीजें कम से कम हिंदुस्तानी माशरे में बहुत ज्यादा हैं। इस वजह से डिफिकल्टीज भी होती हैं, प्रॉब्लम्स भी होती हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जुबान की तदरीस निहायत अहम है, यानी जुबान को पढ़ाना बहुत जरूरी है। इसमें पूरी तवज्जो देने और एहतियात बरतने की भी जरूरत है। यानी गरज के यहाँ कहना ये चाह रहे हैं कि जुबान की तदरीस में मुख्तलिफ तराकीब का इस्तेमाल होता है, वो मुख्तलिफ टेक्निक का इस्तेमाल भी करते हैं। इसमें अहम यह है कि बच्चा अपने आसपास और घर के अफराद से सुनकर सीखता है। ये पहले ही दिन से हम बोल रहे हैं, सुनकर सीखना ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन बारी उस वक्त आती है यानी जब हम आमोजिश करने लगते हैं, जब हम लर्निंग करने लगते हैं, यानी जुबान को सीखने लगते हैं, तब ये कठिनाइयों का सामना होता है। यानी इतनी क्लासेस में आप इन्हीं चीजों को देख रहे होंगे। अव्वलन आवाजों को पहचानता है, फिर फेल और हरकत से बोली की आवाज को मरबूत करता है। जब जुबान सुनकर सीखता है तो गोया जुबान की तदरीस इस अंदाज से हो, जुबान के टीचिंग आप इस अंदाज से करें कि बच्चा अपने अतराफ में पाई जाने वाली चीजों को पहचाने, क्योंकि सुनना उसके जीवन में शुरू से उनके लाइफ में इंपॉर्टेंट रहा है। सुनकर ही वो एक जुबान सिखाए जिसको मादरी जुबान कहते हैं। लेकिन जब आमोजिश की बारी आ रही है तो उस वक्त भी उसको लिसनिंग की बहुत जरूरत पड़ती है, उसकी भी अहमियत है। वो उसको मैच करता है, जो कुछ वो सुन रहा है उसको अपने लाइफ से जोड़ता है और देखते यानी सीखता है, और उसी के जरिए से वो चीजों को पहचानता भी है, नाम जानता है, बोलने की फिर कोशिश करता है, और इस तरह से उनकी कोशिश कामयाब होती है। बच्चे को मकामी बोली बातों को समझाया जाए, मकामी बोली में बातों को अगर समझाया जाए, फिर मेयारी लफ्जों को सिखाया जाए, तो नई चीजों के लिए तस्वीरों, खाकों और नक्शों की मदद ली जाए। अगर आप उसको सिखाना चाह रहे हैं कुछ, तो इस तरतीब से उनको सिखाइए। पहले मकामी बोली में बताइए, फिर मेयारी लफ्जों का इस्तेमाल करके उनको सिखाइए। अगर नई चीज है तो उसके लिए तस्वीरों का इस्तेमाल कर सकते हैं, खाके बना सकते हैं, नक्शे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चीजों से आप हेल्प ले सकते हैं। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ जुबानें बोली जाती हैं। हमने यही कहा कि यहाँ पर अलग अलग तरीके की जुबानें बोली जाती हैं। तो ये जहां इतने तरह की जुबानें बोली जाएं तो जुबान की तदरीस एक चैलेंज से कम नहीं है। इस बात को उस वक्त ही हमने कहा कि दो जुबान बोलते हैं, तीन जुबान बोलते हैं, यहाँ पर बहुत सारी जुबानें हैं। यानी इसीलिए तो कहा कि हिंदुस्तानी आईन में अगर इसकी इजाजत देखें तो आपको सैकड़ों की तादाद में जुबानें मिल जाएंगी। और हिंदुस्तानी आईन ने भी दो बड़ी जुबानों को कौमी जुबानों की हैसियत यानी दो जुबानों की कौमी हैसियत को तस्लीम किया हुआ है। दुनिया में तकरीबन 5000 जुबानें बोली जाती हैं, जिनमें से 1/3 सिर्फ हमारे भारत में, हमारे हिंदुस्तान में बोली जाती है। अब
इसको आप समझिए, ये जो बोली जाती है, जो कह रहे हैं कि चैलेंज से कम नहीं है, तो उस चैलेंज को कैसे लीजिएगा? सबसे पहले हम आपको बताएंगे बाई लैंग्वेलिज्म यानी जू लिसानियत। किसी मुआशरे या समाज में दो जुबानें बोली जाती हैं तो उसे जू लिसानियत कहते हैं, यानी एक के बाद दो, ये दो जुबानें अगर बोली जाएंगी तो उसे ही बाई लैंग्वेलिज्म यानी जू लिसानियत कहेंगे, दो जुबानें कहेंगे। लेकिन इस दो से ज्यादा हो जाए, इस दो से बढ़कर तीन हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? मल्टी लैंग्वेलिज्म यानी कसीर लिसानियत कहेंगे। किसी समाज में, मुआशरे में दो से ज्यादा जुबानें बोली जाती हैं तो उसे कसीर लिसानियत कहते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कसीर लिसानियत क्या है, जू लिसानियत क्या है, तो आप हिंदुस्तानी मुआशरे में तो ये बात बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि कोई हिंदी भी बोलता है, इंग्लिश भी बोलता है, पर्शियन भी बोलता है, अरबिक भी बोलता है, इतनी भाषाएं अगर बोल रहा है तो वो कसीर लिसानियत में है। अगर वो सिर्फ हिंदी और मादरी जुबान बोलता है तो जू लिसानियत है, वो सिर्फ दो जुबानों के जानकार हैं। तो अभी आपको ज्यादातर लोग कसीर लिसानियत के मिलेंगे। आप अगर गांव देहात में जाएंगे तो वहां पर जू लिसानियत वाले लोग ज्यादा मिलेंगे। हिंदुस्तान में कसीर लिसानियत हिंदुस्तानी समाज की एक मुनफरिद खासियत है। हिंदुस्तानी समाज में कसीर लिसानियत की खासियत है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। हिंदुस्तानी आईन के 8वें शेड्यूल में 22 जुबानें यानी 22 कौमी जुबानें करार पाई हैं। जो हिंदुस्तानी आईन का 8वां शेड्यूल है, वहां पर 22 जुबानों को कौमी जुबान करार दिया है। तकरीबन 1652 जुबानें यहां बोली जाती हैं। कहां पर? हमारे हिंदुस्तान में। यह तनव्वो नई पैदावार नहीं, मुहक्किकीन ने यानी जो रिसर्च करने वाले लोग हैं उन्होंने हिंदुस्तानी जुबानों का ताल्लुक 4 बड़े खानदान अलसिना से, खानदानों से जोड़ा है। यानी दुनिया के जो बड़े 4 खानदान हैं जुबानों के, उनसे जो है इन सारी जुबानों का ताल्लुक जोड़ा है। और ये एक तरह से आप देखिए तो जुबानों के जानकार इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। वो हमारा विषय तो नहीं है, लेकिन शॉर्ट में आप इस बात को समझिए कि 4 बड़े खानदान वो कौन कौन से हैं? एक है हिंद आर्याई, दूसरा है द्राविड़ी, इसी तरह से तीसरा है ऑस्ट्रिक और चौथा है तिब्बत चीनी। ये 4 बड़े खानदाने अलसेना हैं, इनसे इन जुबानों का ताल्लुक है। इस तादाद में किसी मुल्क की खानदाने अलसेना से ताल्लुक नहीं, इसलिए हिंदुस्तान में इसे असासा समझकर, यानी इसको आप समझ लीजिए कि एक दौलत है, इसको समझकर बतौर वसीला इस्तेमाल करना चाहिए। अगर जुबानें आपको आ रही हैं तो उसको वसीले के तौर पर इस्तेमाल कीजिए, यानी बातों को समझाने में इससे आपको आसानी होगी। असल में हम जो कुछ बोलते हैं, हमारा उद्देश्य और हमारा मकसद ही यही होता है कि हमारी बात सुनने वाला समझे। अगर आप बोल रहे हैं और सुनने वाला समझ ही नहीं रहा है तो फिर फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है उसका। तुम गाओ बजाओ, हम सुनते हैं। तो जुबान की आमोजिश लिसानियाती तनव्वो तालीमी अमल में चैलेंज नहीं है। यानी जुबान की जब हम आमोजिश कर रहे हो, जुबानें सिखा रहे हो, उसकी तदरीस कर रहे हो, तो ये लिसानियाती तनव्वो यानी इतना तरह की जुबानें तालीमी अमल में हरगिज चैलेंज नहीं है, बल्कि मौक़े फराहम करती हैं। यानी ज्यादा जुबानों का जानना या ज्यादा जुबानों का होना, ये क्या चीज है? एक तरह से अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी का आपको फायदा उठाना चाहिए। यह तहकीक शुदा अम्र है कि कसीर लिसानियत यानी जो बच्चे ज्यादा जुबानें जानते हैं, यानी बच्चे की वफाकी नशोनुमा, समाजी हमाहंगी, फिक्र और जहनी हुसूलियाबी की सतह में इजाफा करती है। यानी अगर कसीर लिसानियत है, बच्चा डिफरेंट जुबान जानता है, तो आप ये जान लीजिए कि उनकी जो सोचने समझने की सलाहियत होगी वो और बच्चों से बिल्कुल अलग होगी। वो ज्यादा समझेगा, वो ज्यादा फिक्र और उसकी जहनसाजी हो सकेगी, वो जहनी तौर पर ज्यादा मजबूत होगा। यानी हिंदुस्तानी आईन में जुबान ही नहीं, जुबान की तालीम पर भी तवज्जो ताहाल दी जाती रही है। सिर्फ आईन में जुबान ही की बात नहीं की गई, बल्कि जुबान की तालीम को भी वहां पर स्वीकार किया गया है, उसकी अहमियत को तस्लीम किया गया है। इस वजह से उस पर खातिरख्वाह तवज्जो हमेशा से दी जाती रही है। तो भारत की आज़ादी के बाद से, जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जुबान की तालीम की, तो जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया तो उस वक्त से, उसके बाद से तालीम में ज़रूरत के मुताबिक तब्दीली वक्तन फ़वक्तन होती रही है। यानी जब जब ज़रूरत महसूस हुई है कि तालीम में कुछ बदलाव होने चाहिए, तालीमी पैटर्न में कुछ चेंजिंग होने चाहिए, तो वो आईन में इस बात को स्वीकार किया गया है और वो तब्दीलियाँ होती रही हैं। अब यहाँ जो वक्तन फ़वक्तन तब्दीली होती रही है, उन्हीं में से पहली बात है 1925 ईस्वी में तालीम से मुंसलिक बोर्ड, यानी तालीम से जुड़े हुए जो
संस्थान थे उसका क़याम अमल में आया है, यानी तालीम का एक बोर्ड कायम किया गया है, बनाया गया, उसकी बुनियाद डाली गई। तालीम का नज़्मो इंतज़ाम रियासतों के पास पूरी तरह महफूज था, यानी इससे पहले जो तालीम का नज़्मो इंतज़ाम था उसको देखरेख करना था, उसकी पॉलिसीज बनानी थी, वो रियासतों के पास पूरी तरह से महफूज था 1976 ईस्वी में। यानी वो साल आया 1976 ईस्वी का कि रियासतों की मातहती से तरमीम आइन के जरिए अलग किया गया। 1976 ईस्वी में वहां से फिर आइन के जरिए से अलग कर दिया गया। तालीम मरकज और रियासत की शराकत दार है। अब यानी दोनों के सहयोग से तालीमी मैदान में तालीम के जो फैसले अहम लिए जाते हैं वो दोनों की उसमें हिस्सेदारी होती है, दोनों इसमें बराबर के शरीक होते हैं। निज़ाम तालीम यानी सिस्टम ऑफ एजुकेशन और ढांचा के बारे में रियासत फैसला करती है, यानी तालीम का ढांचा क्या होगा, तालीम का सिस्टम क्या होगा, इसके बारे में फैसला रियासत यानी सूबे राज्य फैसला लेती है। जबकि तालीम के स्टैंडर्ड और बनावट को तय करने में मरकजी सरकार को इख्तियार हासिल है, यानी तालीम का लेवल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए और फिर यही नहीं उसके बनावट यानी उसके तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, किस तरह से एजुकेशन बच्चों को दिया जाए कि बच्चे उसको समझ सकते हैं, उसको अडॉप्ट कर सकेंगे, तो उसको मरकजी सरकार के इख्तियार में है। इसी दौरान रियासती वज़राए आला यानी जो हिंदुस्तान में अलग अलग राज्यों के वजीर हैं उन लोगों की एक बैठक हुई और उस बैठक में सहलिसानी फार्मूले की राय भी सामने आई। सहलिसानी फार्मूला क्या है इस पर भी हम अभी बात करेंगे, वहां पर आप देखेंगे भारत सरकार ने यानी हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने 1962 ईस्वी में मरकजी स्कूल का मंसूबा पेश किया, यानी मंसूबा सामने आया है कब, 1962 ईस्वी में, किसका, मरकजी स्कूल का, जिसको आप NVS कहते हैं। तो इसी तरह 1985 ईस्वी और 86 ईस्वी में जिलावार नवोदय स्कूल के क़याम का प्रोग्राम बनाया कि शहर से देहात तक अच्छे स्टैंडर्ड की जदीद तालीम फराहम करे, यानी सिर्फ शहरों में नहीं देहातों में भी एक स्टैंडर्ड एजुकेशन दी जाए, उसके लिए जिलावार नवोदय विद्यालय का स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। 1986 ईस्वी में कौमी तालीमी पॉलिसी जिसको कहते हैं NEP, तो याद रखिएगा कब की, यानी NEP की बात करें 1986 ईस्वी के, तो और वो उस वक्त क्या की गई, बनाई गई। कौमी तालीमी पॉलिसी सबसे पहले 1986 ईस्वी में बनाई गई और 1992 ईस्वी में उसमें तरमीम हुआ, यानी कुछ इजाफे हुए। 1986 ईस्वी की तालीमी पॉलिसी में तकनीकी तालीम को अव्वलियत दी गई। तकनीकी तालीम यानी ITI, इंजीनियरिंग, इन इस तरह की तालीम को उसमें अहमियत दी गई है, उसकी अहमियत को तस्लीम किया गया है। जबकि 1992 ईस्वी में जबकि इसमें तरमीम हुआ है NEP में, तो कह रहे पॉलिसी में 10% तलबा को अहमियत दी गई है कि आप तकनीकी तालीम से उसको जोड़िए। अब देखिए जैसा कि हमने कहा कि सहलिसानी फार्मूला की राय वज़राए आला की बैठक में सामने आई थी और भारत सरकार ने 1962 ईस्वी में मरकजी स्कूल का मंसूबा मंजूर किया था, तो उसी से बिलोंग करता है सहलिसानी फार्मूला यानी 3 लैंग्वेज फार्मूला, और ये हिंदुस्तानी माहौल में ही इस फार्मूले को समझा जा सकता है, आप समझ सकते हैं। तो सहलिसानी फार्मूला आपके मन में भी आ रहा होगा है क्या, हिंदुस्तानी कसीर लिसानी मुल्क में, क्योंकि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हिंदुस्तान में इतनी जुबानें बोली जाती हैं तो ज्यादातर कसीर लिसानियत वाले लोग हैं, यानी 2 से ज्यादा जुबानें जानने वाले लोग हैं। तो यहाँ पर किसकी अहमियत होगी, कसीर लिसानियत की। तो मुल्क में तालीम के लिए सहलिसानी फार्मूला सामने आया, ज्यादा जान रहे थे इसीलिए यहां पर सहलिसानी फार्मूला सामने आया। अगर कहा जाए तो सच में ये एक हिकमत अमली है। सहलिसानी फार्मूला क्या है, एक तरह से ये हिकमत अमली यानी एजुकेशन उनको देना, उनको पढ़ाना, उनको बताना ताकि वो समझ सके। तो ये एक हिकमत है और ऐसी हिकमत है जो जिस पर अमल किया जा सकता है। इस पर अमल पैरा होकर कसीर लिसानियत के मसाइल से निपटने की कोशिश है, यानी कसीर लिसानियत के जो मसाइल हैं यहाँ पर उससे निपटने की ये एक कोशिश है सहलिसानी फार्मूला। ये फार्मूला बच्चों के लिए कई जुबानें सीखने, आमोजिश करने की राह हमवार करता है।
यानी अगर आप इस फॉर्मूले पर अमल करते हैं तो कई जुबानें क्या हो सकते हैं, बच्चे सीख सकते हैं, आमोजिश कर सकते हैं, यानी लर्निंग जो है उनकी इजी हो जाएगी। मैं समझता हूं कि जुबान की तदरीस कसीर लिसानी हो, कसीर यानी ज्यादा जुबानें पढ़ाकर बच्चे को आप सिखा सकते हैं। और ये यानी मल्टी लिंग्विलिज्म अगर क्लासरूम है तो हर बच्चे को हो सकता है कि एक भाषा ना समझ में आए, दूसरे भाषा में समझ में आ जाए, इस तरह से वो फिर दूसरी जुबानें भी सीख जाएगा और उस समझाना इजी हो जाएगा टीचर के लिए भी, और टीचिंग के बड़े मसाइल जो सामने हैं वो खत्म हो सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी सूरत में अगर आप मल्टीलिंग्वलिज्म का प्रयोग करते हैं, सहलिसानी फार्मूला अपनाते हैं, तो ऐसी सूरत में मीडियम ऑफ एजुकेशन क्या हो। जैसे कि आप अभी कहते हैं हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, पर्शियन मीडियम, ये अलग अलग तरह के मीडियम जो बताते हैं, तो वही करें कि उस सूरत में जब सहलिसानी फार्मूले की बात कर रहे हैं तो मीडियम ऑफ एजुकेशन क्या हो, तालीम हासिल करने का मीडियम क्या होगा। आईन ने रहनुमाई दफा 50 यानी 350A यानी आर्टिकल 350A में की है कि जरिए तालीम मादरी जुबान हो। उन्होंने क्या कहा, मीडियम ऑफ एजुकेशन क्या हो, मादरी जुबान हो, मादरी जुबान में उसको पढ़ाइए, वरना कम अज कम इब्तदाई तालीम का नज़्म इंतजाम सूबाई हुकूमत मादरी जुबान में मुहैया कराए। कम से कम प्राइमरी एजुकेशन का इंतजाम आप किस में करें, यानी ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, रियासतों की जिम्मेदारी है कि मादरी जुबान में ही मीडियम ऑफ तालीम को मुहैया कराए, वो उसका इंतजाम करे। मुल्क की जुबान हिंदी है, ये बात आप जानते हैं कि मुल्क की जुबान कौन सी है। आर्टिकल 343 में है कि सूबा और रियासत को इस सिलसिले में इख्तियार हासिल है कि वो एक से ज्यादा जुबान को चाहे तो रियासती जुबान करार दे। ये किसके हाथ में है, रियासत के हाथ में है, और उसको ये इख्तियार हासिल है, वो चाहे तो एक से ज्यादा जुबान को रियासती जुबान करार दे सकता है, पहली जुबान, दूसरी जुबान, तीसरी जुबान वो बता सकता है। आर्टिकल 345 और सहलिसानी फार्मूले पर अमल दरामद करे, वो जो भी तय करे, लेकिन वो क्या करे, सहलिसानी फार्मूले पर अमल करे, आर्टिकल 345 पर। अब यहां पर समझिए सहलिसानी फार्मूला। सहलिसानी फार्मूला 1961 यानी 1961 ईस्वी में वज़राए आला की बैठक में राय आम्मा से उभरा। क्या, लिसानी फार्मूला। कोठारी कमीशन 1964 ईस्वी ने 10वीं जमात तक की तदरीस की सिफारिश की सहलिसानी फार्मूले के अकॉर्डिंग। 1968 ईस्वी में कौमी तालीमी पॉलिसी यानी NEP ने सहलिसानी फार्मूले की साख्त पेश की। साख्त किसने पेश की, 1968 ईस्वी में NEP ने, जो इस तरह से हो, किस तरह से हो सकती है सहलिसानी फार्मूले, यानी उसके ढांचे पर बात की है 1968 ईस्वी में NEP ने। तो पहली जुबान यानी फर्स्ट लैंग्वेज, कह रहे पहली जुबान मादरी जुबान इलाकाई जुबान मानी जाती है। जो भी जुबान होगी आपकी पहली जुबान आपकी मादरी जुबान ही होगी, आपकी इलाकाई जुबान होगी, आपने पैदा होते ही जिस जुबान को अडॉप्ट किया है वो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है। ये बात आपको जहन में शुरू से बैठा रहे हैं और ये बात आप बैठा लीजिए, यहां पर भी वही बात कही गई है, उसके ढांचे को देख लीजिए तो उसका ढांचा इसी तरह से। अब समझ लीजिए दूसरी जुबान यानी सेकंड लैंग्वेज, सहलिसानी फार्मूला यहां से इजी हो जाएगा अगर आप समझ रहे हैं। इसका इन्हिसार रियासत की जुबान पर है, यानी आपके स्टेट में कौन सी जुबान बोली जाती है, आपके स्टेट ने किस जुबान को प्रथम जुबान करार दिया है, वो जुबान समझ लीजिए। इस तरह के रियासत की जुबान हिंदी है, मान लीजिए कि रियासत की जुबान हिंदी है या नहीं है, इस बात को अगर मानेंगे तो फिर ये आपको समझ में आ जाएगा। अगर रियासत की जुबान हिंदी है तो आपकी सेकंड लैंग्वेज हिंदी हो जाएगी, अगर नहीं है तो फिर आपको यहां पर अब समझाया जा रहा है। अगर हिंदी है तो दूसरी जुबान कोई भी उर्दू, बंगाली, संस्कृत, अंग्रेजी वगैरह हो सकती है। अगर हिंदी नहीं है तो दूसरी जुबान हिंदी या अंग्रेजी होगी। क्लियर हो गया कि रियासत पर जब इन्हिसार है, दारोमदार है उस पर, उसी पर आपके इस दूसरी जुबान को मुअल्लक कर दिया है। बस इस तरह से कहा कि आप ये बात याद रखिए कोई पॉइंट कि रियासत की जुबान हिंदी है या हिंदी नहीं है। अगर हिंदी है तो दूसरी जुबान आपकी क्या होगी, जैसे कि बिहार की जुबान क्या है, दूसरी उर्दू है, बंगाली, संस्कृत, अंग्रेजी हो सकती है। अगर हिंदी नहीं है तो दूसरी जुबान हिंदी होगी या अंग्रेजी होगी। अब समझ लीजिए तीसरी जुबान यानी थर्ड लैंग्वेज, इसका इन्हिसार रियासत के साथ दूसरी जुबान पर भी है, यानी तीसरी लैंग्वेज जो होगी इसका ये डिपेंड किस पर करता है, रियासत की जुबान के साथ साथ दूसरी जुबान पर भी। अभी आप समझ जाएंगे। रियासत की जुबान हिंदी है, अब यहां पर समझाया कि मान लीजिए रियासत की जुबान क्या है, हिंदी है, और उसने दूसरी जुबान की हैसियत से उर्दू का इंतखाब किया है।
जैसे कि आपके बिहार में है कि उन्होंने रियासत की जुबान हिंदी है और दूसरी जुबान की हैसियत से उर्दू का इंतखाब किया, तो तीसरी जुबान अंग्रेजी ही है, अंग्रेजी होगी तीसरी जुबान। रियासत की जुबान हिंदी नहीं है, रियासत की जुबान हिंदी नहीं है और उसने दूसरी जुबान की हैसियत से अंग्रेजी का इंतखाब किया है, हिंदी नहीं है तो अंग्रेजी का इंतखाब किया है, तो तीसरी जुबान उस रियासत की क्या होगी, हिंदी होगी। इस तरह से सहलिसानी फार्मूला क्या आया, वजूद में आया। तो तदरीस जुबान के लिए ये सहलिसानी फार्मूला का स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर अभी हमने आपके सामने प्रस्तुत किया, पेश किया है, ये सहलिसानी का फार्मूला एक स्ट्रक्चर है। किसके लिए, तदरीस जुबान के लिए, जुबान की टीचिंग के लिए, पढ़ाने के लिए। इस पर अमल करने से जुबान की आमोजिश बेहतर तौर पर होगी। अगर इस पर अमल करेंगे तो जुबान की जो लर्निंग का मैटर है वो बहुत बेहतर ढंग से होगी। तदरीस जुबान का ताल्लुक वसी है, जुबान का ताल्लुक क्या है, वसी है, और हर मजमून की तदरीस का हिस्सा है। किसका, यानी जो आप जुबान पढ़ रहे हैं उसका ताल्लुक हर मजमून से है, हर मजमून की तदरीस में उसका अहम हिस्सा भी, क्योंकि किसी भी मजमून को पढ़ने सीखने का मतलब है उसके तसव्वुरात, इस्तिलाहात को सीखना और उन पर तनकीदी और तफहीमी गुफ्तगू करना। सरकारों को संजीदगी से यह फार्मूला अपनाने की जरूरत है, बहुत संजीदगी से, बहुत सीरियसली इस सहलिसानी फार्मूले को अपनाने की जरूरत है। जुबान की मुश्किलात, गलतियां और नकाइस भी हैं। कुछ बच्चों की बड़ी तादाद स्कूलों में हुसूल तालीम के लिए दाखिला पाते हैं, लेकिन मुख्तलिफ समाजी, माशी और नफ्सियाती वजूहात से स्कूल छोड़ देते हैं। बहुत सारी डिफिकल्टीज होती हैं, ऐसे मसाइल होते हैं जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, एजुकेशन नहीं लेते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं। यहाँ जुबान से ताल्लुक रखने वाली नफ्सियाती पहलुओं पर रोशनी डालने से है। ये देखा गया है कि जुबान सीखने में नाकाम रहने वाले तलबा जमात में अदमे मुताबकत की वजह ड्रॉप आउट होते हैं, यानी वो समझ नहीं पाते हैं इसलिए ड्रॉप आउट कर देते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं। इसका वाज़ेह मतलब है जुबान की आमोजिश में मुश्किलात और दुश्वारियां, गलतियां और नकाइस हैं। इसका साफ मतलब तो यही होता है कि कुछ ना कुछ उनको डिफिकल्टीज होती हैं जुबान को समझने में। तो आपको हम ये एक बार फिर कहेंगे कि आपको अगर ये पूरी तरह से क्लियर हो गया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर कहीं पर दिक्कत और दुश्वारी है, कोई बात आपको समझ ना आ रही हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए हम फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।